हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, आपकी स्टडी बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं मलकीत स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक और बार। और अभी तक अगर किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाकर सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसके साइड में आपको बेल आइकन भी दिख रहा होगा, उसको जरूर प्रेस करें ताकि जब हम आपके लिए लेटेस्ट वीडियो लेके आए तो उस वीडियो का जो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और अगर आपने वो पिछली वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, उनको भी प्लीज जाकर विजिट कर दिए। तो आज हम डिस्कस करेंगे गुप्ता पीरियड को या गुप्त काल को। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक और जानेंगे आज गुप्त काल के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे जो गुप्त पीरियड है, गुप्त काल हुआ, उसका हम जो हमें एविडेंस कहां से मिले। ऐसा कहा जाता है कि जिस टाइम प्राचीन भारत में चल रहा था कुषाण वंश, और ऐसा माना जाता है कुषाण वंश के शासनकाल में जो भी गुप्ता पीरियड के जो रूलर हुआ करते थे उनके वो मंत्री हुआ करते थे। और मोस्टली ऐसा कहा जाता है जो पूर्णा ताम्र लेख है जो प्रभावती के द्वारा रचित है, उससे पता लगता है कि पुराने टाइम में गुप्त वंश नाम का शासन हुआ करता था या गुप्त पीरियड हुआ करता था। और आज हम जानेंगे इसके सबसे पहले फाउंडर। और ऐसा कहा जाता है जो पूर्णा ताम्र लेख है उसमें दो पूर्वजों के बारे में डिस्कस किया है। उसमें माना गया है जो फाउंडर हुए हैं गुप्त डायनेस्टी के या गुप्त वंश के, जो कौन हुए हैं? सबसे पहले श्री गुप्त। श्री गुप्त को ही कहा जाता है फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश का संस्थापक। और इसने सबसे पहले टाइटल लिया था या उपाधि ली थी महाराजा की। और सबसे पहले यही जानते हैं कि महाराजा की उपाधि क्यों ली थी। ऐसा माना जाता है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जो भी कुषाण वंश था उसके अंदर जो भी रूलर हुआ करते थे या उनके ये मंत्री हुआ करते थे, और मंत्री ही क्या लेते थे? महाराजा की उपाधि धारण किया करते थे। और जिसका टाइम पीरियड जो श्री गुप्त जी है उनका क्या हुआ? 240 से लेके 280 तक शासन किया है इसने। उसके बाद इसके मरने के बाद ही इसने अपने पुत्र को शासन सौंप दिया जिसका नाम था घटोत्कच। जिसका टाइम पीरियड 280 से लेके 319 तक रहा। और जिस तरह इसके पिता ने ही क्या की थी? महाराजा की उपाधि ली थी, उसी तरह घटोत्कच ने भी क्या ली थी? महाराजा की उपाधि। उसके बाद इसकी भी मृत्यु हो गई। देखो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, आज हम पढ़ रहे हैं गुप्ता पीरियड या गुप्त काल। जो पूर्णा ताम्र लेख में हमें पता लगता है कि जो पूर्वज था पहला गुप्ता पीरियड का पहला संस्थापक हुआ जो कौन था? श्रीगुप्त, जिसका टाइम पीरियड 240 बीसी से लेके 280 बीसी तक रहा, जिसने टाइटल लिया महाराजा की उपाधि धारण की, क्योंकि ये कुषाण वंश के शासनकाल में उनका मंत्री हुआ करता था। उसके बाद जब मृत्यु हुई किसकी? श्रीगुप्त की, तो उसके बाद उसका बेटा उसका उत्तराधिकारी बना जो कौन था? घटोत्कच, जिसका टाइम पीरियड 280 से लेके 319 तक रहा। उसने भी कौन सी उपाधि ली? महाराजा की उपाधि ली। और उसके बाद ही कहा जाता है, इसके बाद कौन आया? चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम, जिसका टाइम पीरियड 319 से लेके 335 तक रहा। और इसी को कहा जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी या गुप्त वंश का एक्चुअल फाउंडर या वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को, जो कि इसका लड़का था घटोत्कच का हुआ करता था। और इसके ही शासनकाल में सबसे पहले इसने क्या चला दिया? गुप्त संवत। अब आपको लग रहा होगा संवत का मतलब क्या होता है? इसी ने चलाया सबसे पहले गुप्त कैलेंडर, जिसको क्या कहा जाता है? गुप्त संवत कहा जाता है। और इसने अपने ही शासनकाल में क्या चलाए? स्वर्ण सिक्के। भारतीय इतिहास में सबसे पहले गुप्त काल में ही गोल्डन सिक्के चलाने वाला कौन हुआ है? चंद्रगुप्त प्रथम, जो कौन से जो डायनेस्टी से रिलेट करता था? गुप्ता डायनेस्टी। और इसकी शादी हुई कुमार देवी से। और उसके बाद ऐसा कहा जाता है इसने कुमार देवी से शादी की। गुप्त संवत का संस्थापक था और स्वर्ण सिक्के सबसे पहले गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा चलाए गए। और इसी को माना जाता है एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता
डायनेस्टी। उसके बाद हम पढ़ते हैं इसके जो बेटा हुआ समुंदर गुप्त के बारे में, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। तो बने रहे मेरे साथ इस वीडियो में, और साथ साथ बेटा लिखते रहना। जो मोस्टली ऐसा कहा जाता है गुप्त वंश से आपका एक क्वेश्चन जरूर हिट करेगा, और मोस्टली ऐसा पिछले अगर हम एग्जाम उठाकर देखें तो पूछा गया था भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका बेटा ही अगला रूलर बना गुप्ता पीरियड का, जिसको कहा जाता था समुद्रगुप्त। जिसका टाइम पीरियड 335 से लेके 375 तक माना जाता है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, अगर गुप्ता जो गुप्त वंश है उसका फाउंडर कौन हुआ, तो वो कौन हुआ, श्रीगुप्त। अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन में कि एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी कौन हुआ, तो क्या टिक करना आपको, चंद्रगुप्त प्रथम। उसके बाद जब उसका चंद्रगुप्त का देहांत हो गया, उसके बाद ही अगला रूलर कौन बना, समुद्रगुप्त, जिसको क्या कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। और इसको भारत का नेपोलियन किसने कहा था, वीएन स्मिथ ने कहा था, क्योंकि जब उसने अपनी बुक लिखी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके अंदर ही उसने किसको बोला था, समुद्रगुप्त को बोला था भारत का नेपोलियन। अगर आपसे बोले इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि फ्रांस का एक रूलर हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके ही नाम से इसने क्या कहा था इसको, भारत का नेपोलियन। क्योंकि फ्रांस का जब वो रूलर हुआ करता था मोस्टली अपनी सैनिक अभियान के लिए जाना जाता था। उसी तरह भारत में जब प्राचीन भारत चल रहा था और गुप्ता पीरियड चल रहा था, उधर भी क्या जो समुद्रगुप्त था अपने सैनिक अभियान के लिए जाना जाता था। अब मैं बताऊंगा उसको नेपोलियन क्यों कहा जाता था, क्योंकि जिस टाइम प्राचीन भारत में चल रहा था गुप्त वंश, रूलर था समुद्रगुप्त, और ऐसा माना जाता है उसने साउथ में कितने टोटल 12 को हराया था, और नॉर्थ में 9 रूलरों को हराकर टोटल उसने 21 रूलर्स को हरा दिया था, जिसके बाद उसका नाम पड़ गया था नेपोलियन। और उसने साउथ में 12 रूलर को हराया और 9 में नॉर्थ में, और टोटल कितने हो गए, 21 रूलर को हराकर ही को क्या बना था, भारत का नेपोलियन। जिसका उल्लेख कहां से मिलता है, वीएन स्मिथ की द्वारा लिखित बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर। उसके बाद बहुत अच्छे मतलब ये सेना अभियान के लिए जाना जाता था, और इसके ही काल में इसने उपाधि ली कविराज की। एक कवि भी हुआ करता था, और इसलिए इसने क्या ली, टाइटल लिया अपना, कविराज का टाइटल लिया। उसके बाद ऐसा कहा जाता है इसने क्या करवाया, अश्वमेध यज्ञ। और इसने अपने शासन काल में करवाया अश्वमेध यज्ञ करवाया था इसने। और इसने उसके बाद क्या किया, इसके अगर आपसे पूछा जाए कि इसके दरबार में रहने वाला इसका जो दरबारी कवि हुआ करता था वो कौन था, तो आपका टिक जाना चाहिए हरिसेन। और इसके द्वारा रचित ही बुक कौन सी है, प्रयाग प्रस्थि। उसमें ही उल्लेख किया था उसने समुद्रगुप्त की जितनी लड़ाइयां हुई, या नेपोलियन क्यों कहा गया, और समुद्रगुप्त ने ही से कहा था कि जो आप मेरी लड़ाइयां, जो मेरा दरबारी कवि है, या पूरे का पूरा उल्लेख जाकर करो, कौन सी बुक में, प्रयाग प्रस्थि में, जो किसकी लिखी हुई है, हरिसेन की, जो किसका दरबारी कवि हुआ करता था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि हुआ करता था। और मोस्टली ऐसा कहा जाता है जो समुद्रगुप्त था अपनी सैन्य अभियान के लिए, ऐसा माना जाता था, एक्सपर्ट हुआ करता था। इसकी अलग अलग तकनीक हुआ करती थी, अलग वे से लड़ता था, इसीलिए मोस्टली इसके सामने कितने भी रूलर आए वो कभी भी टिक नहीं पाए। तो मोस्टली ऐसा मानता हूं कि आपके सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी मैं आपकी वे से क्या करना चाहूंगा, रिपीट करना चाहूंगा, और इससे बनने वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो डिस्कस करते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन बनेगा कि भारत का नेपोलियन जो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, इस बात का उल्लेख या हमें कहां से मिलता है, वीएन.एस. स्मिथ की द्वारा रचित पुस्तक जो है अर्ली इंडियन हिस्ट्री, जो किसके द्वारा, वीएन स्मिथ के द्वारा रचित है, जिसमें उल्लेख मिलता है कि भारत का नेपोलियन कौन है, समुद्रगुप्त। अगर आपसे पूछें जो है ईरान का नेपोलियन कौन हुआ करता था, वो था नादिर शाह। नाम जानते होंगे बेटा, लास्ट बार कोहिनूर हीरा लेके जाने वाला दिल्ली से ही रूलर कौन हुआ है, ईरान का नादिर शाह। और इसने ही लूटा था शाहजहां द्वारा बनाया गया मयूर सिंहासन, जिसका आज तक हिस्ट्री में पता ही नहीं लगा वो कहां था।
उसके बाद आपसे पूछे जो इसका नाम था किस बादशाह से, आपको पता है फ्रांस का रूलर हुआ करता था नेपोलियन बोनापार्ट, उसके नाम से ही बना कौन सा, समुद्रगुप्त, भारत का इकलौता नेपोलियन शासक। तो आशा करता हूं आपकी वो वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट लगे तो कमेंट में मेंशन जरूर कर ले। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे गुप्त काल से आगे। तो तब तक के लिए थैंक यू।